हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डीप लर्निंग। और तो यूनिट 2, यूनिट 1, 3 एंड 4 आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल, तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। आज हम बात करेंगे अबाउट यूनिट 2 विच इज़ फॉर deep neural networks. So we will be covering all these topics, so stay tuned. So guys, this is our deep learning यूनिट 2, जिसमें सबसे पहले हमारे पास बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क्स। अगर आप पहली वाली वीडियो देख के आओगे यूनिट 1 की, तो उसमें मैंने सारा मतलब एक्सप्लेन कर रखा है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर्ड लेयर स्ट्रक्चर होता है। अगर हम किसी भी नेटवर्क की बात करें, आइदर इट इज़ अ न्यूरल नेटवर्क और डीप नेटवर्क्स, तो हर जगह पे हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनाइज लेयर्स होंगी। कि सबसे पहले इनपुट लेयर होगी जहाँ पे आप रिसीव करवाओगे अपने डेटा को, जो भी इनपुट देना है हमें। फिर हमारे पास हिडन लेयर्स होंगी, फिर आउटपुट लेयर्स होंगी। तो ये 3 चीज़ें हमारी पूरी स्ट्रक्चर में होंगी, एक सीक्वेंस में होंगी। देन वी हैव न्यूरॉन्स एंड कनेक्शंस। तो न्यूरॉन्स एंड कनेक्शंस में ये होता है कि जितने भी हमारे लेयर्स होते हैं उनमें एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन हमें देखने को मिलता है जो कि कनेक्टेड होएगा विद द प्रीवियस लेयर और इन द नेक्स्ट लेयर। ठीक है, फिर कनेक्शंस हम इस्टेब्लिश करने के लिए हम वेट्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ को, कि जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगा वो। एक जो न्यूरॉन है वो हमारा कंप्यूट करता है बाय वेटेड सम बायस, और उसके साथ फिर हम एक्टिवेशन फंक्शन लेके चलते हैं। अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? एक्टिवेशन फंक्शंस के बिना अगर हम अपना न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक लीनियर मॉडल की तरह काम करेगा, अगर आप उसमें कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगा रहे हो। एक्टिवेशन फंक्शंस जनरली हमारे नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए होते हैं, जो कि हमारे को हेल्प करते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स हैं तो हम उनको अच्छे से लर्न कर पाएँ। देन वी हैव रिप्रेजेंटेशन लर्निंग। रिप्रेजेंटेशन लर्निंग में हम ऑटोमेटिकली लर्न करते हैं फॉर फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग, जिसमें हम मैनुअली चीज़ों को नहीं करके ऑटोमेटिकली काम करते हैं। देन वी हैव बैक प्रोपगेशन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें ट्रेनिंग हमारी होती है वो बैक प्रोपगेशन का यूज़ करती है, जिसमें हम प्रीवियसली अगर जैसे लेयर्स हैं हमारी तो हम उस पर बैक प्रोपगेट करते हैं, मतलब वापस से पीछे जाते हैं। वी हैव टू लाइक सिंपली चेंज द वेट सो दैट वी कुड बी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। फिर आता है हमारे पास रेगुलराइजेशन एंड जनरलाइजेशन, जिसमें हम रेगुलराइजेशन और जनरलाइजेशन आपका इसलिए होता है कि ओवरफिटिंग ना हो। तो ओवरफिटिंग ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम ड्रॉप आउट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें आप ना जितने भी हमारे पास एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं हम उसमें से जितने भी रिक्वायर्ड नहीं होता हम उनको हटा देते हैं। या फिर अगर इसमें सिंपली देखें तो 3 वर्ड्स में यहाँ पे एक सिंपल सा लिखा हुआ है कि आप रैंडमली डीएक्टिवेट कर दोगे अपने न्यूरॉन्स को। फिर बैच नॉर्मलाइजेशन, जिसमें हम स्टेबलाइज करते हैं अपना ट्रेनिंग को। वी हैव वेट डिके, जिसमें हम L2 रेगुलराइजेशन करते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, ये इंश्योर करते हैं कि जिससे हम अनसीन डेटा को अपने जनरलाइज कर पाएँ। देन वी हैव स्केलेबिलिटी एंड मॉड्यूलैरिटी, जिसमें हमारे जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वो मॉड्यूलर होते हैं, जैसे कॉन्वोकेशनल नेटवर्क हो गया, रिकरेंट लेयर्स हो गई, अटेंशन लेयर्स हो गई। इनको हम स्पेसिफिकली स्टैक करते हैं इन चीज़ों को, जिससे हम एक स्पेसिफिक टास्क को हम सॉल्व कर पाएँ। एंड टू एंड लर्निंग होती है इसमें, जो कि हमें अलाउ करता है डीप लर्निंग। ठीक है, अब आर्किटेक्चर अगर हम देखें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर होते हैं, जिसमें अगर हम डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो देर आर फर्दर 2 टाइप्स, जिसमें सुपरवाइज आते हैं और अनसुपरवाइज आते हैं। अब सुपरवाइज होते हैं जिसमें आप लेबल डेटा पास करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्वोकेशनल नेटवर्क होते हैं, न्यूरल नेटवर्क विच इज़ आर थर्ड यूनिट जो कवर्ड है ऑलरेडी, तो यू गाइज कैन ऑल्सो चेक दैट आउट ऑन द यूट्यूब चैनल। सिमिलरली हमारे पास यूनिट 4 में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, और इन 2 चीज़ों उनमें फर्दर हमारा क्लासिफिकेशन होता है ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी विच इज़ LSTM, और GRU विच इज़ गेटेड रिकरेंट यूनिट। ठीक है, अब फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम सेल्फ ऑर्गेनाइज मैप या फिर ऑटो एनकोडर्स को देखते हैं, जिसमें फर्दर इसका है रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन। ये ऑटो हमारे इनकोडर्स जो होते हैं वो फर्दर इसमें डिवाइडेड हैं। तो ये हमारा सिलेबस में नहीं है,
सुपरवाइज वाला सारा सिलेबस में एंड इट इज़ ऑल्सो वेल एक्सप्लेन्ड। फिर सुपरवाइज डीप लर्निंग के बारे में देखें, जिसमें हम जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो क्लियरली लेबल्ड होंगी, हमारी सारा जितना डेटा होगा वो सारा लेबल्ड होगा, प्रिडिक्शंस सारी लेबल्ड होंगी। तो जब भी सारी चीज़ लेबल्ड होती हैं देन इट इज़ कंसिडर एज सुपरवाइज डीप लर्निंग। ठीक है, अब इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं जिसमें पॉपुलर चीज़ें हैं। तो एक कॉन्वोकेशनल न्यूरल नेटवर्क है और दूसरा है हमारे पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो कॉन्वोकेशनल न्यूरल नेटवर्क हमारा जो है सिंपली एक बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड है बाय एनिमल वर्चुअल कॉर्टेक्स। और अगर सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बात बताऊँ तो CNN हमारा हम यूज़ करते हैं फॉर इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। मतलब जहाँ पे भी आपको इमेजेस करनी है, या अगर मैंने कोई इमेज पास करी इन द गूगल लेंस एंड आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस अबाउट दैट पर्टिकुलर इमेज, कि अगर ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या होगा, तो गूगल लेंस या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन AI हमारा CNN का यूज़ करता है फॉर डिटरमाइनिंग द हैंड रिटन कैरेक्टर्स। ठीक है, कि अगर हैंड रिटन है या फिर टाइप्ड है तो कि क्या कैरेक्टर्स हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए हम CNN का यूज़ करते हैं। तो ये आप पूरा रीड आउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। देन वी हैव RNN। अगर इसके बारे में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ तो ये आपका यूज़ होता है फॉर स्पीच रिकॉग्निशन, या फिर हमारा जितना भी टेक्सचुअल डेटा होता है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है इसका। अब फर्दर इसकी जो डिवीज़न है वो विच इज़ LSTM नेटवर्क्स, जिसको हम क्रिएट किया था इन 1997 बाय दीज टू पीपल। फिर LSTM बेसिकली क्या होता है और फर्दर डिवाइडेड होता है, जिसमें हमारे आई गेस 3 गेट्स होते हैं। एक इनपुट गेट होता है, एक फॉरगेट गेट होता है और एक आउटपुट गेट होता है। ठीक है, तो इसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो LSTM मेमोरी सेल होता है उसमें 3 गेट्स होते हैं, जो कि हमारा डिटरमाइन करता है कि इन्फॉर्मेशन का फ़्लो कैसे रहने वाला है। सबसे पहले इनपुट गेट होता है, जिसमें हमारी जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी फ़्लो करती है विद द न्यूरल नेटवर्क और इन द न्यूरल नेटवर्क। और फॉरगेट गेट होता है कि ना एक एग्जिस्टिंग पीस होता है, जिसमें हम नए डेटा को रिमेंबर करने के लिए पुराने वाले को भूलते जाते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि पुराना सारा ही भूल गया वो, जो हमें लगता है कि ये वाला स्टफ हमें रिक्वायर्ड नहीं रहेगा इन द फ्यूचर एज वेल, सो वी यूज टू रिमूव दैट और फॉरगेट दैट। फिर फाइनली हम आउटपुट गेट लेके चलते हैं, जिसमें हमारी सारी जो आउटपुट होता है वो हमें सारा मिलता है उसमें। ठीक है, वहीं अगर हम GRU की करें तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंपल वर्जन ऑफ LSTM, क्योंकि इसमें ना सिर्फ 2 ही गेट्स होते हैं, एक इनपुट गेट और एक आउटपुट गेट। अब इनपुट गेट हमारा जो होता है वो एक काइंड ऑफ दोनों चीज़ को कंबाइन करके होता है। ये जैसे पहले वाले में हमारा इनपुट गेट और फॉरगेट गेट था, तो इसमें इनपुट गेट को हम फॉरगेट गेट और इनपुट गेट को हम कंबाइन करके एक गेट बना दिया। तो इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू द LSTM। ठीक है, तो मॉडल में हमारे पास 2 गेट्स होते हैं, गेटिंग रिड ऑफ द आउटपुट गेट प्रेजेंट इन LSTM। तो इसमें एक अपडेट गेट होता है और एक रीसेट गेट होता है। सॉरी गाइज, मैंने गलत बता दिया था। अपडेट गेट और रीसेट गेट होते हैं, इसमें 2 गेट्स होते हैं। तो इसमें हम आउटपुट गेट को हटा देते हैं। ठीक है, बट मैंने जहाँ पे पहले पढ़ा था तो मैंने यही पढ़ा था पहले। तो ये इसका एक RLU सेल का डिफाइन है। एंड देयर इज़ देन अनसुपरवाइज डीप लर्निंग। तो ये हमारा सिलेबस में वैसे भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। बट ऑटो एनकोडर्स कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये देख लेते हैं। देखो, ऑटो एनकोडर्स जो थे वो इन्वेंट करे गए थे is invented is hazy. The first non-users to get autoencoders was found by Lee Yoon in 1987. The variant of this ANN is composed of 3 layers: input, input, hidden and output layer. ठीक है, जो हमारे ऑटो इनकोडर्स थे उनमें 3 लेयर्स हमें ये वाली देखने को मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट लेयर में हमारे पास क्या होता है, इनपुट लेयर इज एनकोडेड, हिडन लेयर यूजिंग अप्रोप्रिएट एनकोडिंग फंक्शंस, और जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो लेस होते हैं
मतलब नंबर ऑफ नोड्स जितने हिडन लेयर में होते हैं ना वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन द इनपुट लेयर। इनपुट लेयर में ज़्यादा नोड्स होती हैं, हिडन लेयर में कम नोड्स होती हैं, क्योंकि हिडन लेयर जो होते हैं वो कंप्रेस रिप्रेजेंटेशन होता है इनपुट डेटा का। क्योंकि देखो खुद हम अगर सोचें तो हम जितना इनपुट देते हैं, हमारे जितने भी अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी तो उसमें हमें ये पता चला कि आगे फर्दर हमारी चीज़ फ़िल्टर होती जा रही है। तो ऑफ कोर्स जितनी हमने इनपुट स्टार्टिंग में जितने नोट्स दिए होंगे दैट विल बी गेटिंग रिड्यूस एज द पास टू द हिडन लेयर। तो ये है हमारा। देन जो आउटपुट लेयर होता है वो उसका एम ये होता है टू रिकन्स्ट्रक्ट द इनपुट लेयर बाय यूजिंग द एनकोडिंग फंक्शंस का यूज़ हो रहा है इसमें। अब इसमें ट्रेनिंग फेज में क्या होता है जिसमें द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग एन एरर फंक्शन। तो मतलब एरर फंक्शन का यूज़ करके हम जितने भी नंबर, जैसे अगर ये चीज़ मेरी इनपुट लेयर है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे को नंबर ऑफ नोड्स सेम दिख रही हैं इन इनपुट एंड आउटपुट लेयर, जबकि हिडन लेयर में मेरे पास नोड्स कम है, ठीक है। तो एरर फंक्शन का यूज़ करके हम दोनों के बीच का, इनपुट और आउटपुट के बीच का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे एरर के लिए। और जो वेट्स हैं वो हम एडजस्ट इस तरह से करेंगे जिससे हम एरर को मिनिमाइज़ कर पाएँ, ठीक है। तो आई गेस इसमें इतना ही है। तो आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हो विच इज़ डायमेंशनली रिडक्शन, डेटा इंटरपोलेशन एंड डेटा कंप्रेशन या फिर डीकम्प्रेशन। ये चीज़ भी हम नहीं देखेंगे। आई गेस अब हम यहाँ से पढ़ना है विच इज़ डिसबिलीफ नेटवर्क्स। वेट अ मिनट, ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं अपना डिटेल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में अभी हमने देखा, जैसे स्टार्टिंग से और पिछले वीडियोस में भी हमने देखा कि न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स या उनको परसेप्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो कि हमारे बायोलॉजिकल ब्रेन सेल से इंस्पायर्ड होते हैं। तो इसमें कुछ हमारे चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्टिवेशन फंक्शंस अप्लाई करते हैं, बायस्ड होता है। तो अब इस चीज़ को देखते हैं। देखो ये एक डिफाइंड इक्वेशन है, हमें ये इक्वेशन आपको पेपर में भी लिख के आनी है, जिसमें अगर हम W देखें इट इज़ वेट्स। तो वेट आई जो कि हमारा मल्टीप्लाई होगा या प्रोडक्ट होगा उसका इनपुट से, ठीक है, एक्स हमारा इनपुट है और इसको हम प्लस करेंगे विद बी, और ये सारी चीज़ का हम सबमिशन करके बायस को ऐड करके हम फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन से अपने पूरी चीज़ को प्रोडक्ट करके फिर हमें बाय मिल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास लेयर्स। अब लेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? इनपुट लेयर होते हैं जहाँ पे हम डेटा रिसीव करवाते हैं अपना, हिडन लेयर होती है जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करता है हमारा स्टेप बाय स्टेप फीचर्स का। फिर आउटपुट लेयर होगी जो कि हमारी प्रोड्यूस करेगी प्रेडिक्शन को, ठीक है, कि अगर मतलब जो भी मैंने इमेज डाली थी वो किस चीज़ की है एग्जैक्टली। टाइप्स ऑफ लेयर में हमारे पास आती है तो फुल्ली डेंस या फुल्ली कनेक्टेड लेयर, कॉन्विगेशनल लेयर फॉर इमेजेस, रिकरेंट लेयर होती है फॉर सीक्वेंसिंग, और ट्रांसफॉर्मर लेयर्स होती है फॉर मॉडर्न NLP एंड विजन टास्क। एक्टिवेशन फंक्शंस बहुत बार पढ़ा क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप के हमारे पास होते हैं। वी विल बी सीइंग देम फर्दर कि एक्चुअल में ये चीज़ें होती क्या हैं, कितने टाइप्स के एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं हमारे पास, कैसे काम करते हैं। वेट्स एंड बायस में ये सारी चीज़ें आती हैं, यू गाइस कैन रीड दैट आउट। ये बार बार मैं क्या रिपीट करूँ। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमने पढ़ी, बट दिस इज़ न्यू। इपोक्स, बैचेस एंड आइट्रेशंस। इपोक्स ये होता है कि ना आप एक फुल टाइम आप अपना डेटा सेट पास कर रहे हो थ्रू द मॉडल। बैच होता है कि आप जितना भी डेटा सेट है उसके हम सबसेट्स बना देते हैं एंड वी आर पासिंग द डेटा इनटू अ सबसेट, या फिर एक स्मॉल पोर्शन डेटा का हम पास कर रहे हैं विद। एंड देन वी हैव आइट्रेशन जिसमें एक वन अपडेट स्टेप होता है पर बैच, ठीक है। अब बैचिंग किस लिए होता है? जिससे हमारी फास्ट ट्रेनिंग हो, फिट्स इनटू मेमोरीज एंड स्मूदर कन्वर्जेंस, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे अबाउट नीड फॉर एक्टिवेशन फंक्शंस इन डीप लर्निंग। अब जो डीप लर्निंग में एक्टिवेशन फंक्शंस मैंने इतनी बार बता दिया कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग द नॉन लिनियरिटी इन आर मॉडल्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जितना भी एक्टिवेशन फंक्शंस है अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा जो भी न्यूरल नेटवर्क है इट विल बी एक्टिंग लाइक एन
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है कि हमें किस लिए ज़रूरत है। सबसे पहले एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन लिनियरिटी हमारा इनेबल कर रहा है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को हम लर्न कर पाए, इसलिए इट ऑल्सो हेल्प अस टू कंट्रोल द आउटपुट रेंज। अब आउटपुट रेंज ऐसे हेल्प करता है ये, सॉरी गाइस, आउटपुट रेंज को हम देखते हैं कि हमारा डीप एक्टिवेशन फंक्शन हमारे आउटपुट रेंज को ऐसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं और हर किसी की आउटपुट और इनपुट रेंज डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे, सिग्मॉइड फंक्शन होता है, उसकी जो रेंज होती है वो 0 to 1 होती है, ठीक है। और फिर टैनजेंट फंक्शन की हमारे पास -1 से +1 होती है, और ये हमारा ग्रेडियंट फ्लो को भी हेल्प करता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। मतलब जो हमारे कुछ ऐसे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आती है, विच इज़ वेरी कॉमन इन डीप न्यूरल नेटवर्क्स, तो वो उसको भी हेल्प करता है। एंड रिक्वायरमेंट्स किस लिए हैं, सेम वही बात दोबारा से लिख रखी हैं इसमें। अब एक्टिवेशन फंक्शंस जो होते हैं वो आपके सिंक्रोनस हो सकते हैं या एसिंक्रोनस हो सकते हैं। अब सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस का क्या मतलब होता है, विच इज़ रेफर्स टू लाइक, देखो अगर हम कोई भी इनपुट सिग्नल्स दे रहे हैं तो एक्टिवेशन स्टेट में हमारा वो कैसे चीज़ रिएक्ट कर रही है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस दैट वी आर हैविंग। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होता है रियली ये जो स्पेशली रेलिवेंट होता है फॉर द डायनेमिक्स ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, वहाँ पे हम इस ज़्यादा कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि आपके पास सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। अब सिंक्रोनस एक्टिवेशन फंक्शंस ये होते हैं कि जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं वो अब हमारे अपडेट होंगे एट द स्टेट ऑफ साइमल्टेनियसली एट डिस्क्रीट टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे प्रोसेस करते हैं इनपुट्स को और कैलकुलेट करते हैं देन न्यू एक्टिवेशंस बेस्ड ऑन द इनपुट रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस टाइम स्टेप। और इस अप्रोच को हम यूज़ करते हैं फॉर सिंप्लीफाइंग द कंप्यूटेशन एंड कैन बी ईजिलियर टू इम्प्लीमेंट बट माइट नॉट बी टू कैप्चर द सर्टेन टेम्पोरल डायनेमिक्स एज एफिशिएंटली। फिर आता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस वो होते हैं जो कि आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो अपडेट होंगे, वो अपनी एक्टिवेशन स्टेट्स को इंडिविजुअली अपडेट करेंगे, और एसिंक्रोनस जो बेस्ड होते हैं वो इंटरनल स्टेट्स या फिर इनकमिंग इनपुट्स पे आपका डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शंस। अब इसकी कुछ यहाँ पे फार्मूलाज, रेंज, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट जो आपको मेन लिखना होता है ना पेपर में, ये लिख देना। अगर मेन आपको इसका एक तो रेंज पास करनी है और फार्मूलाज पास करने हैं, और चीज़ें नहीं भी लिखोगे तो भी एक टाइम पे हम मतलब सोच सकते हैं कि हाँ काम चल जाएगा, बट वी हैव टू मेंशन 3 थिंग्स विच इज़ फार्मूला, रेंज एंड द ग्राफ, कि वो एक्चुअल में प्लॉट हम कैसे करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका, वेट अ मिनट, इसको -0 से नहीं, ठीक है, ये 0 से आपका 1 के बीच में हमने प्लॉट कर रखा है। देन वर्टिकली देखना है, मतलब 0 से एक्स एक्सिस पे आपका 0 से 1 के बीच में प्लॉट होएगा, तो दिस इज सिग्मॉइड फंक्शन। सिमिलर होता है टैनजेंट फंक्शन, इसमें रियल वैल्यूज़ होती हैं, बट इसमें हम इसलिए क्योंकि जो आपका सिग्मॉइड फंक्शन होता है ना उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ कंसिडर ही नहीं हो रही हैं। जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम 0 बना दे रहा है, बट टैनजेंट्स में वी कैन टेक द वैल्यूज़ बिटवीन -1 and 1, सो इट इज़ बेटर दैन सिग्मॉइड, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट आ रहा है ना इसका 0 में आ रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पे, ये इस तरह से हम प्लॉट करते हैं बिटवीन 1 and -1। फिर आता है सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। जो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन है वो दोनों चीज़ों का, मल्टीपल सिग्मॉइड्स का एक कॉम्बिनेशन हम कंसिडर करके चलते हैं, जिसमें हमारे को एक प्रोबेबिलिटी डेटा पॉइंट्स रिटर्न होते हैं। अब इसका फॉर्मूला ये रहा, जिसमें ये एक्सप्लेनेशन है कि जो हमारा ये सिग्मा है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सिग्मॉइड, एंड जी विद दिस एरो इनपुट फैक्टर है ये,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं और वी हैव टू प्लॉट दिस। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान देनी है आपका कि दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली टचिंग द ज़ीरो ऑन द एक्स एक्सिस, अभी थोड़ा फ्लोटी है, ठीक है। प्लॉट इसको हम इस रेंज में कर रहे हैं जिसमें हमने 5 पे इसको डिवाइड कर रखा है, बट ये टच नहीं हो रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रेल्यू फंक्शन जो होता है हमारा, उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे है कि एक रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है। देखो, रेल्यू का एक मतलब इसका एक टाइप होता है विच इज़ लीकी रेल्यू, ठीक है। और ये जो रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन है हमारा, ये ही ऐसा फंक्शन है जो कि हमें वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम से हमें थोड़ा हेल्प करता है। और ये हमारा नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस करता है। इसका फॉर्मूला ये है, मैक्स 0 से x तक की इसकी रेंज रहती है, फार्मूला ये है, रेंज इसकी रहती है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब ये कहीं पे भी जाके ख़त्म होगा, विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट हम इसकी जो एंडिंग पॉइंट है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है थ्रेशोल्ड फंक्शन, जिसको थ्रेशोल्ड फंक्शन को हम एक्टिवेशन फंक्शंस भी बोलते हैं। ये इसका फंक्शन कुछ इस तरह से रहता है, प्लॉटिंग यहाँ पे ये एक डिफाइन दे रखी है जिसमें रेंजेस रहती हैं अदरवाइज, एंड अगर थ्रेशोल्ड हमारा लेस देन और इक्वल टू है x के तो ये 1 होएगा, अदरवाइज 0। और काफ़ी सारे हैं, रैम्प फंक्शन है, आपका लीनियर फंक्शन है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, एक स्ट्रेट कांस्टेंट रहता है विच इज़ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। तो इसमें ये अगर मैथ्स में याद हो तो ये पढ़ा था छोटे क्लास में, वेयर एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स हम डिफाइन करते हैं बाय ए एक्स एंड बी, वेयर बी इज़ अ स्लोप, नहीं सॉरी, ए इज़ अ स्लोप विच रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंजिंग एंड बीज आर इंटरसेप्ट। फिर यहाँ पे सिग्नम फंक्शन है, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट लॉस फंक्शंस इन डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में जो लॉस फंक्शंस होते हैं, ये एक मैथमेटिकल वे है जिससे हम मेजर करते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है और कितना बुरा प्रेडिक्ट कर रहा है। और इसमें हम कंपैरिजन करते हैं अपने एक्चुअल रिजल्ट्स का। तो इसमें कुछ मतलब ये देखो, ये ना मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा लॉस फंक्शंस होते हैं वो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड डेटा को मेजर करके चलते हैं। तो हमारे पास लॉस फंक्शंस में एक तो गाइड मॉडल ट्रेनिंग हो, किस लिए ज़रूरी है, तो सबसे पहले एक तो ये हमारे मॉडल ट्रेनिंग को गाइड कर रहा है, मेजर कर रहा है हमारे परफॉर्मेंस को, अफेक्ट कर रहा है द लर्निंग बिहेवियर, दैट व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग वी आर डूइंग एंड व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट वी आर डूइंग, तो हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसमें रिग्रेशन लॉस फंक्शंस होते हैं जो कि कंटिन्यूस नंबर्स को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट या मैथमेटिकल जो मॉडल टाइप्स होते हैं इसके, विच इज़ मीन स्क्वायर्ड एरर, जिसमें हम जितना भी हमारा स्क्वायर एरर होता है ना उसका मीन लेके फिर उसको स्क्वायर कर देते हैं। और एब्सोल्यूट मीन एरर होता है, ह्यूबर्ट लॉस होता है। ह्यूबर्ट लॉस हमारा एक कंबाइन होता है एडवांटेजेस को, इन दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन करके हम बनाते हैं। फिर आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शन, जिसमें हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस को लेके चलते हैं, विच इज़ लॉग फंक्शन ऑल्सो। कैटेगोरिकल लॉस क्रॉस एंट्रोपी लॉस होता है हमारे पास। वी हैव स्पार्स कैटेगोरिकल लॉस, क्यूलबैक लिबर डाइवर्जेंस लॉस विच इज़ स्केल डाइवर्जेंस, और हिंज लॉस। ये कुछ टाइप ऑफ हमारे लॉस फंक्शंस हैं। फिर हमारे पास रैंकिंग लॉस फंक्शंस आते हैं, इतने सारे लॉस फंक्शंस हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसकी मैं को बता देना, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, ठीक है। एंड नाउ वी लेट अस टॉक अबाउट द ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग इन मशीन लर्निंग। तो अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग एक कॉमन प्रॉब्लम्स है, स्पेशली ओवरफिटिंग हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम है इन आर डीप लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, देखो, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग बहुत इजी है। अंडरफिटिंग में ये होता है कि ना आप ना बहुत कम डेटा सेट पास कर रहे हो, तो इवेंचुअली वो बहुत कम हमारा परफॉर्म कर रहा है, इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। और वहीं पे अगर हम ओवरफिटिंग की बात करें तो हमने वहाँ पे ट्रेनिंग डेटा बहुत ज़्यादा पास कर दिया, बट जो टेस्टिंग के लिए डेटा है वो हमने कम पास करा। तो
ट्रेनिंग के टाइम पे तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है वो ओवर फिटिंग के केस में, बट टेस्टिंग के टाइम पे इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। वहीं पे अंडर फिटिंग की बात करें तो इट परफॉर्म्स नॉट वेल ऑन बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं कि एक्चुअल में हमें ये चीज़ चाहिए थी, बट हमें अंडर फिटिंग की वजह से स्ट्रेट एक लाइन दिख रही है, कर्व दिख ही नहीं रहा है। तो ये हमारा प्रॉब्लम रहती है, जिसमें अगर हम बात करें तो ये हाई बायस्ड होता है अंडर फिटिंग में। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि दोनों ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा सेट पे ठीक से काम नहीं कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कैप्चर कर पा रहा ऑफ द डेटा सेट। और अगर हम बहुत ज़्यादा डेटा पास कर रहे हैं तो भी वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स रहते हैं इसके। तो यहाँ पे फिर अगर हम बात करें अबाउट, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि एक चीज़ में हाई वेरिएंस और लो बायस्ड होता है, और एक में लो वेरिएंस और हाई बायस्ड होता है। तो जो हमारा अंडर फिटिंग है उसमें लो वेरिएंस और हाई बायस्ड रहता है, जबकि हमारा ओवर फिटिंग में हाई वेरिएंस और लो बायस्ड रहता है। ओवर फिटिंग जैसे अगर मैंने बताया कि वो आपका ट्रेनिंग के टाइम पे तो ठीक से काम कर रहा है, बट एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग द डेटा इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो यहाँ पे हमें कुछ लाइन्स ऐसे देखने को मिल रही हैं, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, बट ये बहुत ओवर फिटिंग हो रही है, क्योंकि इसमें भी हमें एक्चुअल में कर्व देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं ऑफ ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इट इज़ रिटर्न हेयर कि हाई बायस्ड होता है जो हमारा अंडर फिटिंग में आता है, हाई वेरिएंस होता है इन द ओवर फिटिंग, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा अगर स्मॉल फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है डेटा इन द केस ऑफ ओवर फिटिंग। फिर अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपकी एक्यूरेसी ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट्स पे दोनों में कम आ रही है, तो लो एक्यूरेसी आ रही है दोनों में ही, तो आप बोल सकते हो कि आपका जो भी डेटा सेट है दैट इज़ अंडर फिटेड। और वहीं ओवर फिटिंग अगर हमें कंसिडर करनी होती है तो उसमें हमारा ट्रेनिंग के टाइम पे तो ठीक से काम कर रहा है, बट वहीं अगर हम बात करें द टेस्टिंग डेटा सेट इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो ये यहाँ पे कुछ एक डेटा में प्रेजेंट कर रखा है। अगर गुड फिट होता है जिसमें हमारा सारी चीज़, ये गुड फिट मॉडल की एक होती हैं रिक्वायरमेंट्स, जिसमें मॉडल प्रिडिक्शन लाइंस जो होती हैं वो ट्रेंड्स को कम्प्लीटली कैप्चर कर पा रही हैं वाइल अवॉइडिंग द एक्सेसिव कॉम्प्लेक्सिटी। हाउ टू ओवरकम कॉम्प्लेक्सिटीज? इंक्रीज द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, ऐड मोर फीचर्स, रिड्यूस रेगुलराइजेशन, ट्रेन मॉडल। वो अंडर फिटिंग को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो हम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं, हम फीचर्स ऐड कर सकते हैं, हम रेगुलराइजेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर रेगुलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो आपका मीन्स अंडर फिटिंग हमें तब देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हमें ओवर फिटिंग को रिड्यूस करना है तो हम रेगुलराइजेशन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हैं, प्रूनिंग डिसीजन मेकिंग ट्रीज हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ड्रॉप आउट्स इन न्यूरल नेटवर्क, जिसमें हमारे पास रैंडमली हम न्यूरॉन्स को अपने ड्रॉप आउट कर देते हैं। वहीं पे ट्रेनिंग डेटा सेट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बिकॉज इट वाज नॉट वर्किंग वेल एट द टेस्टिंग टाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे और अच्छे से इसको डिफ़ाइन कर रखा है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में आती है जिसमें हमारे क्रूशल्स रहते हैं, क्रूशल कंसर्न रहता है फॉर ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। तो ये कुछ इन हमें फील्ड्स में देखने को मिलता है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, आपका फाइनेंसेस हो गया, ऑटोनॉमस व्हीकल्स हो गए, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया। फिर मॉडल एक्सप्लोरेशन, तो हमारे पास मॉडल एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें इन डीप लर्निंग, तो मॉडल एक्सप्लोरेशन हमें किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जो मॉडल एक्सप्लोरेशन है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन डीप लर्निंग, जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन चॉइसेस रहती हैं इन डीप लर्निंग मॉडल्स में। रॉन्ग चॉइसेस की वजह से हम ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग या अनसफिशिएंट ट्रेनिंग हम देख पा रहे हैं। और स्टेप्स जो रहते हैं हमारे डीप लर्निंग मॉडल में, उसमें ये रहता है कि आपको सबसे पहले एक तो आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, इनपुट डेटा टाइप क्या ऐसा रहेगा हमारे पास कि हमें डेटा जो है हमें इमेज का पास करना है, या फिर आपका वॉइस डेटा रहेगा, किस टाइप का डेटा रहेगा। देन वी हैव
टू सिलेक्ट द कैंडिडेट आर्किटेक्चर, मतलब किस टाइप का न्यूरल नेटवर्क हमें यूज़ करना है, क्या हमें RNNs का यूज़ करना है या CNN का यूज़ करना है. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा दैट वी आर यूजिंग वी हैव टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट वी हैव टू यूज़ इन आर मॉडल. फिर हमारे पास RNN या फिर GRUs, मतलब जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी हमें देखनी होती है. देन वी हैव टू डिसाइड द आर्किटेक्चरल वेरिएशंस. आर्किटेक्चरल वेरिएशंस में ये आता है कि आपकी डेप्थ कितनी रहेगी, मतलब आपके पास न्यूरॉन्स कितने रहेंगे एक लेयर में, या फिर आपके पास एक्चुअल में लेयर्स कितनी रहेंगी, कनेक्शंस कैसे होंगे, डेंस कनेक्शंस होंगे या स्किप कनेक्शंस होंगे, कॉन्फ़िगरेशनल्स कैसे रहेंगे हमारे पास, अटेंशन मैकेनिज्म कहाँ पे रहेगा कि आपके पास मल्टी हेडेड अटेंशन होगा या फिर सेल्फ अटेंशन होगा. एंड ऑल्सो इन द फोर्थ स्टेप वी हैव टू चूज़ द ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज़ कि हम एक्टिवेशन फंक्शंस कौन सी यूज़ करने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स कौन सी रहने वाली है हमारे पास, ऑप्टिमाइजर्स हमारे किस टाइप के रहने वाले हैं, रेगुलराइजेशन टेक्निक्स में हम क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप आउट्स, वेट डिके या फिर अर्ली स्टॉपिंग, किस टाइप के हम रेगुलराइजेशन टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं. देन इन द स्टेप 5 वी हैव द रन बेस लाइन मॉडल्स. इसमें हम स्टार्ट करते हैं विद द स्मॉल आर्किटेक्चर, जिसमें हम स्मॉल CNNs या फिर LSTMs का यूज़ करेंगे और हम ट्रेन करते हैं विद डिफ़ॉल्ट हाइपर पैरामीटर्स का. फिर स्टेप 6 में हम कंपेयर एंड एनालाइज करते हैं कि कौन सा आर्किटेक्चर हमारा बेटर था, किस में हमें ओवर फिटिंग देखने को मिली, किस में अंडर फिटिंग देखने को मिली. ठीक है, ये सारी चीज़ें. देन इन द स्टेप 7 वी हैव टू सिलेक्ट द प्रॉमिसिंग मॉडल्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में हमारी चीज़ें किस में बेटर जा रही हैं, हाइपर ट्यूरिंग में बेटर जा रही हैं, फाइन ग्रेडिएंट ऑप्टिमाइजेशन में बेटर जा रही हैं, किस चीज़ में बेटर जा रही हैं. फिर थर्ड हमें देखना होता है, वाई इट इज़ थर्ड, आई गेस इसमें प्रॉब्लम है यहाँ पे थोड़ा सा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के बाद हमें एक एग्जाम्पल केस हम लेके चल रहे हैं जिसमें हम एक इमेज क्लासीफायर बना रहे हैं, जिसमें हम मेडिकल एक्सरे चीज़ों को लेके चल रहे हैं. बाइनरी में हम एक नॉर्मल और निमोनिया का वर्सेस लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या होंगे, ट्रेनिंग सेटअप क्या होगा. तो ये सारी चीज़ें और लास्ट में डिसीजन ये आ रहा है हमारे पास. ओके, सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 2 और इसके साथ हमने पूरी यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया और 3 और 4 यूनिट कम्प्लीटली अपलोडेड है ऑन द यूट्यूब चैनल. यू गाइस कैन चेक दैट आउट. और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.